हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, आप शांत हो जाओ। कल सिद्धांत पढ़ के गए थे हम, याद है आपको? बताओ तो पहला सिद्धांत कौन सा था? मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इसने कितने संरचनाएं बताई थी? 3। पहली कौन सी थी? क्या क्या बताया था इसमें? चेतन क्या होता है? जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। जो प्रत्यक्ष विचार अनुभव वगैरह होते हैं वो सारे चेतन में होते हैं। ये व्यक्ति की वास्तविक अवस्था होती है, ये व्यक्ति की जागृत अवस्था भी होती है। ये एक तात्कालिक मेमोरी होती है। और ये कुल मन का कितना होता है? 1/10 भाग। और इसके बाद में यार वहां आपके पास जगह पड़ी है ना, आप दोनों के बीच में जगह है ना? पीछे जगह नहीं। सुरजीत कहाँ है? आगे आ जा। जल्दी, कल बता दूंगा मैं। दे यहां जा, यहां वो रही जगह। हाँ सुनो अब ध्यान से। तीन मन होते हैं, एक चेतन, एक अचेतन और एक अर्धचेतन। अच्छा, अचेतन क्या होता है? व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। कौन से अनुभव होते हैं इसमें? पूर्व घटनाएं, दुखद घटनाएं, दमित इच्छाएं और समस्त पूर्वानुभव सम्मिलित होते हैं। 9/10 भाग होता है। और अर्धचेतन इन दोनों के बीच में एक कड़ी का रूप में कार्य करता है। अचानक याद की हुई बातों को भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, ये किसके उदाहरण होते हैं? अर्धचेतन के उदाहरण होते हैं। इसके बाद में गत्यात्मक। अच्छा, गत्यात्मक संरचना के तहत होते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। उसके बाद में मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। अच्छा, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताइए? 5। मुझे बताओ नार्सिसिज्म क्या होता है? स्वयं से प्रेम करना। अच्छा, लिबिडो के मामले में युंग तो मानता है कि लिबिडो की सर्वाधिक प्राप्ति कब करता है? जबकि वो मानता है कि किशोरावस्था में करता है। इसको लेकर दिक्कत उनमें दोनों में असहमति है। फिर मुझे ये बताओ, लिबिडो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जिसका वो विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न कामुकता के क्षेत्र के माध्यम से क्या करता है? लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। फिर एक था अपना स्थिरीकरण, फिक्सेशन। अच्छा, यदि लिबिडो की प्राप्ति आवश्यकता से या तो अधिक हो जाए या आवश्यकता से कम हो जाए तो उसका क्या हो जाता है? स्थिरीकरण हो जाता है। फिर इसके बाद में लैंगिक ग्रंथियां कितनी होती है? 2। एक होती है ओडिपस, एक होती है इलेक्ट्रा। ओडिपस क्या होगी? किसमें? लड़कों में। इलेक्ट्रा लड़कियों में। ओडिपस जो होगी वो तो मातृत्व से नहीं होती है और वो होती है पितृत्व से नहीं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में 5 अवस्थाएं होगी। पहली अवस्था, अपने अंग्रेजी बोलो ना, ओरल स्टेज। 0 से लेकर 12 माह या 18 माह तक होता है। ओरल स्टेज वहीं तक होती है। इस ओरल स्टेज में कामुकता का क्षेत्र क्या होता है? मुक्त क्षेत्र। और यहां पर बालक को कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है?
स्तनपान छुड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद में आती है एनल स्टेज। कौन सी है? एनल स्टेज। ये होती है 12 या 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक। इसमें क्या होता है बताओ देंगे? मलमूत्र विसर्जन के माध्यम से वो लैंगिक संतुष्टि करता है। इसका मतलब कामुकता क्षेत्र क्या बन जाता है? गुद्दा क्षेत्र बन जाता है। इसमें कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। फिर कौन सी स्टेज है? फैलिक स्टेज। अच्छा, ये होती है 3 से लेकर 5 वर्ष। किसका विकास हो जाता है? लैंगिक ग्रंथियों का। और कामुकता का क्षेत्र भी क्या बन जाती है? लैंगिक ग्रंथियां बनती है। इसमें यदि बालक को स्त्रीकरण हुआ तो क्या हो जाएगा? यौन रोग उत्पन्न हो गया आगे चलकर। फिर इसके बाद में लेटेंसी पेज। इसमें कोई दृश्य प्रकट नहीं होती है, काम प्रवृत्ति होती तो है लेकिन वो प्रकट नहीं होती है। प्रकट होती है लेकिन वो अन्य रूपों में प्रकट होती है, जैसे उसका मार्गांतरीकरण हो गया हो और कोई कार्य खेलने में, रचनात्मक कार्य में, पेंटिंग में आदि कार्यों में उसका व्यक्त हो जाती है, वो मतलब रूपांतरण हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई कामुकता का क्षेत्र नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई स्त्रीकरण भी नहीं होता है। अगली स्टेज जेनेटियल स्टेज। इसमें 12 से लेकर ऊपर 12 से 18 19 तक होता है ना। इसमें कामुकता का क्षेत्र क्या बन जाता है? जन्नांग होते हैं और बालक संतानोत्पत्ति की क्रियाओं द्वारा क्या करता है? लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। इसमें भी कोई स्त्रीकरण नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई स्त्रीकरण। इसका मतलब आगे बढ़कर इसमें कोई रोग उत्पन्न नहीं होने वाला। इसके बाद में मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक इरिक्सन ने। उसने कहा कि बालक का जो सामाजिक विकास होता है उसमें समाज भी बहुत योगदान देता है। और उसने कितनी अवस्थाएं बताई? 8। पहली कौन सी? अविश्वास। कहां से कहां तक? 12 या 18 माह तक। अच्छा, इसमें कौन सा गुण विकसित हो जाता है? होप, आशा। इसके बाद में दूसरी स्वायत्ता बनाम लज्जा। 12 या 18 से 3 वर्ष तक। कौन सा गुण? तीसरी अवस्था कौन सी है? कहां से कहां तक है? कौन सा गुण? उद्देश्य। फिर इसके बाद परिश्रमहीनता। कहां से कहां? इसमें कौन सा गुण? इसके बाद पहचान संप्रांति। कहां से? कौन सा गुण? फिर अगली 5वीं अवस्था अलगाव। कहां से कहां? इसमें प्रेम नामक गुण उत्पन्न हो जाता है। फिर जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। ये 35 से लेकर 60 तक। इसमें देखभाल, केयर। और लास्ट अवस्था होती है तो बनाम निराशा। इसमें कौन सा? मैच्योरिटी, परिपक्वता का गुण विकसित हो जाता है। अगला सिद्धांत सामाजिक सांवेगिक सिद्धांत। यही था। किसने दिया था? यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर ने। अच्छा, ब्रेनर ने कितने मंडल बताए? 5 मंडल। सबसे पहला माइक्रो। कौन होते हैं इसमें घटक? जो सर्वाधिक उसके साथ में अंतःक्रिया करते हैं। इसके बाद में मिजो। इसमें माइक्रो सिस्टम के घटकों के आपसी संबंध। इसके बाद एक्सो। इसमें वेरी गुड, धार्मिक स्थल, माता पिता कार्य स्थल, सार्वजनिक स्थल, या कहीं वो घूमने जा रहा है तो पर्यटन स्थल। इसके बाद में मैक्रो। इसमें नियम वगैरह होते हैं, रीति रिवाज, कानून वगैरह होते हैं, वो प्रभावित करते हैं। फिर क्रोनो सिस्टम यानी घटना मंडल। इसमें कोई बहुत बड़ी घटनाएं उसके जीवन की हो गई हो, वो सबसे लास्ट में। इसका मतलब वो सबसे कम उसके संवेगों को प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा तो माइक्रो वाली करती है। अगला सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। अच्छा, लेव वाइगोत्स्की क्या कहता है? बालक का विकास, बालक संज्ञान का निर्माण सामाजिक वातावरण के से अंतःक्रिया करते हुए करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण होता है, इसलिए सामाजिक रचनावाद या सांस्कृतिक रचनावाद कहते हैं। इसमें इसने कुछ बातों की चर्चा की थी। इसने कहा था कि बताओ देखिए, एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है?
जिसे बालक बिना किसी की सहायता से प्राप्त कर लेता है, सीख लेता है। फिर इसमें पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या होता है? अच्छा, फिर इसमें जेडपीटी क्या होता है? जो बीच की दूरी होती है उसे। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जो प्रक्रिया होती है ना, तकनीक होती है, उस तकनीक को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। एमकेओ कौन होता है? और पारस्परिक शिक्षण क्या होता है? पारस्परिक शिक्षण कोई भी संवाद स्थापित करता है। आप आगे क्या वापस? कितने दिन से आई है बेटा? यही तो थी ना बेटा। कितने दिन से आई? 10 दिन से, 7 दिन से। तो वो डराने धमकाने से चली गई थी क्या? है, हमें चिंता हो गई थी। मैंने सोचा वो बच्ची मिल गई है भाई। हाँ, हमें बहुत चिंता हो गई थी। हाँ हाँ, मैंने सोचा कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, कल को लिख ला के नहीं चली जाए कि भाई ये ऐसा इन्होंने कह दिया था। आज कोई कुछ नहीं कहूंगा मैं आपको ना, कैसे ही सवाल नहीं पूछूंगा। आज मेरा अटैक आप पर बिल्कुल नहीं होगा। ये तो सहन करती है ना, ये रोजाना सहन करते हैं। इनको मैं रोजाना कहता हूं, एक दिन में ही कहने से 7 दिन एब्सेंट है। हाँ, नहीं लेना है भाई। हम तो किसी को कुछ कहते हैं ना तो नहीं, अपना समझ के कहते हैं, उसको अपना समझ के कहते हैं। आज से तू अपनी नहीं है, पराई मान ले। हैं? है ना? ऑनलाइन सुन रही थी क्या तू? हाँ, मुझे बहुत चिंता हो रही थी ना। मैंने सोचा छोरी गई कहाँ है। चलो, तो अगला सिद्धांत, अगला कौन सा पढ़ रहे थे हम? जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या नाम था? संज्ञानात्मक विकास का संज्ञानात्मक विकास का किसने दिया? जीन पियाजे ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अच्छा, जीन पियाजे की लिखो, तुम लिखो। क्या लिखा था? 3 चरण में पहला चरण लिख लिया था हमने, संवेदना। यह बालक के मस्तिष्क में ज्ञान निर्माण यानी संज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। इसके तहत वातावरण से प्राप्त सूचना की प्रारंभिक अनुभूति होती है। जैसे किसी आवाज को सुनकर चौंक जाना। जैसे किसी आवाज को सुनकर, हेडिंग तो लगाई हुई है। जैसे किसी आवाज को सुनकर चौंक जाना, अचानक से चौंक जाता है ना वो। जैसे किसी आवाज को सुनकर चौंक जाना, किसी आवाज को सुनकर चौंक जाना। नंबर 1 आपने लिखा था संवेदना, तो नंबर 2 लिखो आप लोग प्रत्यक्षीकरण। परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। इसमें लिखो नंबर 2 प्रत्यक्षीकरण लिखा है, इसमें लिखो इस चरण में वातावरण से प्राप्त प्रारंभिक अनुभूति। इस चरण में
वातावरण से प्राप्त प्रारंभिक अनुभूति, प्रारंभिक अनुभूति अर्थात संवेदना, अर्थात संवेदना का अर्थ निकाल लिया जाता है, का अर्थ निकाल लिया जाता है, का अर्थ निकाल लिया जाता है। देखो सेंसेशन क्या था, जैसे मान लीजिए कोई भी वातावरण से प्राप्त सूचना है, उस सूचना की जो पहली अनुभूति थी ना मस्तिष्क को, वो तो क्या था, संवेदना। भाई पहली अनुभूति, पहली बार में यह समाचार मिलना कि कुछ हुआ है, कुछ घटित हुआ है, इतना केवल जानना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या कहलाता था, संवेदना। लेकिन जब वो संवेदना थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क में रहेगी तो उस मस्तिष्क अगले चरण में क्या करेगा, उस संवेदना का अर्थ निकालेगा। क्या करेगा, संवेदना का क्या ग्रहण कर रहा है, अर्थ ग्रहण कर रहा है। या सीधा सीधा मैं ये कहूंगा कि संवेदना पर विचार करता है, वो संवेदना पर विचार करता है ना कि आवाज किसकी आई है, ये क्या था। तो ये संवेदना पर जो विचार करता है ना, इस संवेदना का अर्थ निकालना या संवेदना पर विचार करना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संवेदना का अर्थ निकालना या संवेदना पर विचार करना क्या कहलाएगा, प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा। इसका मतलब है कि जो भी आवाज आई थी ना, उस आवाज को यह पहचानना कि यह आवाज किसकी थी। सुनकर पहले तो चौंक गया था, और इसमें क्या कर लेगा, वो उसका अर्थ निकाल लेगा। फिर अगली जो स्टेप आएगी ना इसके लिए, उस अगली स्टेप को हम लोग बोलते हैं संप्रत्यय निर्माण। क्या बोलते हैं, संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट मैपिंग। संप्रत्यय निर्माण। अच्छा, ये संप्रत्यय निर्माण को क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉन्सेप्ट बना लिया उसने ना, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट कर लिया, उसका संरचना बना ली है। इस संप्रत्यय निर्माण में वो क्या करेगा, ये जो इसने ज्ञान प्राप्त किया था ना, ये प्रत्यक्षीकरण हुआ था। इसका मतलब ये जो ज्ञान आया था ना, इस ज्ञान की संरचना को अपने मस्तिष्क में विकसित कर लेता है। इसकी संरचना, इसके तत्वों की संरचना अपने मस्तिष्क में क्या कर लेता है, वो विकसित कर लेता है। तो प्रत्यक्षीकरण में आपने लिखा है संवेदना का अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात, अर्थात नेक्स्ट लाइन में लिखो, हाँ, अर्थात बालक, अर्थात बालक मस्तिष्क में संवेदना पर विचार कर लेता है, संवेदना पर विचार कर लेता है, विचार कर लेता है। ये लिखो, संवेदना प्लस अर्थ या संवेदना प्लस विचार, और बराबर लगा के लिख दो प्रत्यक्षीकरण। बराबर लगा के लिखोगे प्रत्यक्षीकरण। हो गया। नंबर 3 लिखो संप्रत्यय निर्माण। मैं आधा आएगा क्या, संप्रत्यय निर्माण। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट मैपिंग से अच्छा होगा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, फॉर्मेट बनाना। लिखो, यह संज्ञान का अंतिम चरण होता है, यह संज्ञान का अंतिम चरण होता है।
ये संज्ञान का अंतिम चरण होता है। संज्ञान का अंतिम चरण होता है। इसके तहत प्रत्यक्षीकरण के पश्चात, इसके तहत प्रत्यक्षीकरण के पश्चात उत्पन्न ज्ञान की संरचना, मस्तिष्क में विकसित कर ली जाती है। उत्पन्न ज्ञान की संरचना मस्तिष्क में विकसित कर ली जाती है। ठीक है। तो यह संज्ञान निर्माण कितने चरणों में होकर चलता है? 3। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? संप्रत्यय निर्माण। अच्छा, जिस प्रकार से हम संज्ञान शब्द, अब संज्ञान को तो मुझे आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ा, आप तो समझते हैं संज्ञान संक्रिया के द्वारा जो संज्ञान उत्पन्न होता है, मतलब पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के मध्य। अब एक बात ये भी समझते हैं जीन पियाजे में कि जीन पियाजे ये कहता है कि बालक संज्ञान का निर्माण वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके करता है। कौन सा वातावरण है? सभी प्रकार का वातावरण। देखो, सामाजिक वातावरण तो कौन मानता है? लेव वाइगोत्स्की मानता है। ये तो कहता है संपूर्ण वातावरण जगत, पूरा वातावरण जगत है, उसके साथ अंतःक्रिया करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करता है। जीन पियाजे तो कहता है संपूर्ण वातावरण के साथ, लेव वाइगोत्स्की कहता है केवल सामाजिक वातावरण के साथ, और जेरोम ब्रूनर भी कहता है वातावरण के साथ वो अंतःक्रिया तो करता है लेकिन ज्ञान का निर्माण उसके विवेक पर आधारित करता है, स्वयं पर आधारित होता है, निर्भर करता है स्वयं पर। देखिए, इसी प्रकार से एक शब्द आता है स्कीमा। क्या होता है? स्कीमा। क्या होता है स्कीमा? ये इंग्लिश का ही शब्द है अपने आप में, स्कीमा। किसी नए ज्ञान का मस्तिष्क में आना। अच्छा, एक तो होता है स्कीमा, एक होता है स्कीम्स। फर्क होता है इसमें। तुम रुको, अब आपका हो गया, अब रुको, मेरी बात सुनो। यह कह रहा है कि बालक के मस्तिष्क में एक जन्मजात बौद्धिक क्षमता होती है। बालक के मस्तिष्क में एक जन्मजात बौद्धिक क्षमता होती है, जो भी वातावरण से प्राप्त सूचना है, उस सूचना को पूर्व ज्ञान के आधार पर संक्रिया करवाते हुए एक नए ज्ञान का निर्माण करवाने में सहायक होती है। एक जन्मजात बौद्धिक क्षमता होती है जो वातावरण के माध्यम से वो अंतःक्रिया द्वारा जो भी ज्ञान लेता है, उस ज्ञान को पूर्व ज्ञान के आधार पर संक्रिया के माध्यम से संज्ञान निर्माण करवाने में वो सहायक होती है। इसका मतलब स्कीमा एक मशीन है। इसका मतलब एक क्या है? स्कीमा एक मशीन है। जैसे बुद्धि में मैंने बताया ना, मशीन। अच्छा, ऐसे मान सकते हैं स्कीमा एक बर्तन है, एक बाल्टी है जो उसके मस्तिष्क में होती है, जो जन्मजात आती है। कहां से आती है? जन्मजात। इसका मतलब स्कीमा एक बुद्धि तो है ना भाई। स्कीमा एक क्या है? बालक की बुद्धि है। इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में हम लें तो ये कह रहा है कि ये एक मशीन है जो जन्मजात प्राप्त हुई है। मतलब ये है कि इस मशीन में, यदि ये मशीन बालक के मस्तिष्क में नहीं होती तो निश्चित रूप से वो जब भी वातावरण के संपर्क में आता, किसी प्रकार की कोई अंतःक्रिया नहीं कर पाता। यदि अंतःक्रिया करता तो उसका वातावरण से जो सूचना प्राप्त होती है, उस सूचना का वो अर्थ नहीं निकाल पाता, मतलब प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता, मतलब वो कॉन्सेप्ट मैपिंग नहीं कर पाता। इसका मतलब स्कीमा एक जन्मजात बौद्धिक क्षमता है जो बालक को वातावरण के साथ अनुक्रियाएं करने की क्षमता देता है, सुविधा देता है। वो ये सुविधा प्रदान करता है कि आप वातावरण के साथ क्या करते रहिए? अंतःक्रिया करते रहिए। वो समझने में, वो समझाने में सहायक होता है। बालक को किसी भी वातावरण की अंतःक्रिया को समझाने में जो सहायक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्कीमा बोलते हैं। उस स्कीमा में बालक क्या करता है? वो स्कीमा तो एक पूरा भंडार है, पूरे भंडार का नाम स्कीमा है, उस पूरी बाल्टी का नाम स्कीमा है। उस स्कीमा में वो जैसे जैसे ज्ञान डालता जाता है,
ज्ञान डाल रहा है कि संज्ञान डाल रहा है? संज्ञान। स्कीमा में प्रवेश कर लिया ना, जैसे ही गेट खोल के प्रवेश करता है ना, वो गेट बजाना तो है संवेदना। अंदर प्रवेश कर लिया ना, इसका मतलब उसने पूर्व ज्ञान जो उसमें उससे संबंधित ज्ञान पहले से पढ़ा है ना, उससे वो संक्रिया करेगा और संक्रिया करके एक नए ज्ञान का निर्माण कर लेगा। और वो नया ज्ञान कहां फिट हो जाएगा? उसके स्कीमा में फिट हो जाएगा। इसका मतलब उस स्कीमा में बहुत प्रकार के संज्ञान पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? असंख्य असंख्य संज्ञान पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? वो असंख्य संज्ञान, प्रत्येक संज्ञान कहलाता है स्कीम्स। क्या कहलाता है? स्कीम्स। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो उस बालक का ये स्कीमा है, ये बालक ने वातावरण से जन्मजात ही ग्रहण किया। इस स्कीमा में मशीन लगी हुई है, इस स्कीमा में अलग अलग अलमारियां हैं जिसमें रैंक्स बनी हुई है। जैसे जैसे कोई भी सूचना आती है, वो सूचना का ज्ञान अर्थ निकाल के उसका संप्रत्यय निर्माण करके और यहां पर फिट कर देता है। ये एक ज्ञान लिख दिया इसने, यहां पर एक नया संज्ञान हो गया, यहां पर एक नया संज्ञान हो गया, ये एक नया संज्ञान। इस तरह से जिसका स्कीमा जितना बड़ा होगा, इसका मतलब जिसके स्कीमा की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, उसमें उतने ज्यादा संज्ञान रखे जाएंगे। और ये जो प्रत्येक ज्ञान रखा गया ना, नया ज्ञान, ये संज्ञान है। ये जो नया ज्ञान है जो बालक के मस्तिष्क ने निर्मित किया है, इस प्रत्येक ज्ञान को बोलते हैं स्कीम्स। क्या बोलते हैं? स्कीम्स। मैं शॉर्ट में यह भी कह सकता हूं कि स्कीमा एक बालक के मस्तिष्क में जन्मजात वह बौद्धिक क्षमता है जिसके तहत वो विभिन्न संज्ञान का एक जगह संग्रहण करता है। वो संग्रहण ही तो है ना, एक प्रकार से संज्ञान का संग्रहण ही तो हो रहा है ना, वो संज्ञान का संग्रहण करता है। ये जो स्कीमा है ना, ये स्कीमा ही उस बालक को वातावरण में आगे से आगे अंतः क्रिया करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि ये स्कीमा नहीं होता तो बालक वातावरण के साथ अंतः क्रिया करता है, लेकिन उस बात को समझ नहीं पाता। जब नहीं समझ पाता तो फिर वो स्कीमा स्टोर नहीं होता, उसमें स्टोर नहीं होता तो आगे की क्रिया वो उसके आधार पर कैसे अर्थ निकाल पाता? इसका मतलब अंतः क्रिया के लिए जो सहयोग है ना, सहयोगी, वो कौन होता है? स्कीमा होता है। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या पड़े रहते हैं? स्कीम्स पड़े रहते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पैटर्न पड़े रहते हैं। अब किसी भी प्रकार का अंदर जो संवेदना आएगी ना, मतलब वातावरण से जो ज्ञान आएगा, उससे संबंधित जो भी स्कीम्स होगा ना, वो स्कीम आगे आएगा और इसके मध्य अंतःक्रिया होगी। और अंतःक्रिया होगी तो एक नया स्कीम्स बन के यहां फिट हो जाएगा। ये स्कीम्स को तैयार करना ही तो संप्रदाय निर्माण है ना। स्कीम्स को, पैटर्न को बनाना ही तो क्या है? संप्रदाय। यदि कॉन्सेप्ट नहीं होता तो जाहिर सी बात है ये अर्थ तो निकाल लेता है उसका मस्तिष्क, लेकिन अपने मस्तिष्क में स्टोर नहीं कर पाता। स्टोर नहीं कर पाता तो हो सकता है उसको भूल जाए। और संरचना निर्माण कर रहा है, इसका मतलब है ये स्कीम्स जो है ना, ये एक प्रकार से कॉन्सेप्ट के रूप में उसके मस्तिष्क में पड़े रहते हैं। ध्यान रखिएगा। लिखो तो 2 लाइन जोर से। स्कीमा, स्कीमा अचेतन मन का भाग होता है क्या? नहीं, स्कीमा में वो अनुभव है जो जैसे ही वातावरण से सूचना गई है ना, वो सूचना उसको संसाधित करने में काम देता है। अब स्कीमा अचेतन का भाग है क्या? ये तो हमारी ओर से उत्पादित किया गया है। ये तो क्या किया गया है? हमारी ओर से उत्पादित किया गया है। हो सकता है कुछ ऐसे अंदर स्कीम्स हो, ऐसे पैटर्न हो जिनको हम लोग भूल गए हैं, जो हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश के बावजूद वापस चेतन में आ सकता है। अचेतन उनको लेकर आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कीमा स्कीमा अचेतन नहीं। स्कीमा तो एक क्षमता है। स्कीमा तो एक क्या है? योग्यता है। एक व्यक्ति की योग्यता होती है। लिखो।
लिखो, हेडिंग लगाओ स्कीमा। स्कीमा क्या? नया क्या? क्या करूं, घुमाऊं इसको? हैं? जोर से बोल जा तो धीरे धीरे, केवल ये पता लग रहा है कि बोल रहा है। हैं? लिखो स्कीमा में। लिखो। अरे रहने दो, सारी बातें आपको समझ में नहीं आनी चाहिए। हाँ, नहीं मैं तो समझ रहा हूं, मैं तो सिर्फ समझ रहा हूं कि तू कहां तक पहुंच सकता है। लिखो, किसी किसी बालक के किसी बालक के मस्तिष्क में उपस्थित किसी बालक के मस्तिष्क में उपस्थित वह जन्मजात वह जन्मजात बौद्धिक क्षमता जन्मजात बौद्धिक क्षमता जो उसे वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं अनुक्रियाएं करने की सुविधा प्रदान करता है। अनुक्रियाएं करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, स्कीमा में वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा प्राप्त समस्त अनुभव संगठित रहते हैं। ये स्कीमा ही बालक को संज्ञान निर्माण करने में सहयोग प्रदान करता है। बालक के, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, बालक के मस्तिष्क में संगठित वे सभी अनुभव जो उसने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा प्राप्त किए हैं।
प्राप्त किए हैं स्कीम्स कहलाते हैं, स्कीम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्कीम्स कहलाते हैं। समझ गए क्या? एक अलमारी होती है ना, उस अलमारी में मान लो बहुत सारी किताबें हैं। एक तो ध्यान रखना, वो किताबें सभी वातावरण से प्राप्त किए, बालक जन्मजात नहीं लेकर आया है। उस अलमारी का जो ढांचा है ना, वो जन्मजात लेकर आया है। वो जो किताबें हैं ना, उन किताबों का तो प्रत्येक किताब को तो बोलते हैं स्कीम्स, और उस पूरी अलमारी को बोलते हैं स्कीमा। क्या बोलते हैं? स्कीमा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये स्कीमा वास्तव में जीव विज्ञान का शब्द है जो इसने मनोविज्ञान में प्रयोग किया है। ये स्कीमा कौन से किसका शब्द है? जी, नेक्स्ट लाइन में लिख लो। स्कीमा मूलतः जीव विज्ञान का शब्द है। स्कीमा मूलतः जीव विज्ञान का शब्द है। जिसका प्रयोग पियाजे ने, स्कीमा मूलतः जीव विज्ञान का शब्द है जिसका प्रयोग पियाजे ने मनोविज्ञान में किया है। पियाजे ने मनोविज्ञान में किया है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? इसका मतलब है कि आप स्कीमा समझे हैं, है ना? स्कीमा वो मशीन है, वो यंत्र है। फिर देखिए, एक शब्द इसने और काम में लिया है, और वो लिया है अनुकूलन। पियाजे ने एक शब्द क्या काम में लिया है? अनुकूलन। क्या होता है अनुकूलन? अपने आप को किसी दूसरे वातावरण में ढाल लेना अनुकूलन होता है। अपने आप को किसी दूसरे वातावरण में ढाल लेना अनुकूलन होता है। इसका मतलब हम कहीं भी गए और हमारा मन लग गया वहां, यही तो अनुकूलन है ना। लेकिन जीन पियाजे को इससे लेना देना नहीं है। जीन पियाजे मस्तिष्क से बाहर नहीं निकलता है। वो कहता है कि मस्तिष्क में पहले से आपको पता है, स्कीमा में हमने वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए कई सारे स्कीम्स डाल रखे हैं, कई सारे अनुभव डाल रखे हैं ना। अब यदि कोई भी नया अनुभव आ रहा है, कोई भी नया अनुभव आ रहा है, नई सूचना आ रही है, उसको यदि वातावरण में अनुकूलित कर लिया जाता है ना, तो वो अनुकूलन है। इसका मतलब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ में आप लोग संक्रिया द्वारा यदि उसका एक संज्ञान निर्माण कर लेते हैं, उसको अनुकूलित कर लेते हैं, वही अनुकूलन है। यदि आपके सामने कोई सूचना आई और उस सूचना का आप अर्थ नहीं समझ पाए और आपके दिमाग में नहीं आया कि क्या हुआ था, वो कैसी सूचना थी, वो आपके दिमाग में नहीं है, इसका मतलब आपका मस्तिष्क ने अनुकूलन नहीं किया। अनुकूलन करने का मतलब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ना, उसको आपका मस्तिष्क पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने मस्तिष्क में फिट करता जा रहा है, अनुकूलित करता जा रहा है। ये जो इस पियाजे ने अनुकूलन बताया ना, ये कहा कि अनुकूलन भी कई रूपों में होता है, एक रूप में नहीं होता है। इस अनुकूलन के भी कई रूप होते हैं। इसने सामान्यतः अनुकूलन में 3 रूपों की चर्चा की है। अनुकूलन में 3 बातों की चर्चा की है। अनुकूलन तो 2 ही प्रकार का होता है, तीसरा एक अलग प्रकार और होता है। इसने कहा कि एक तो होता है जिसे बोलते हैं आत्मीकरण। क्या बोलते हैं? आत्मीकरण। एक होता है जिसे बोलते हैं समंजन। एक होता है उसे बोलते हैं साम्य धारण। इस समंजन को हम लोग समायोजन भी बोलते हैं। इस आत्मीकरण को तो इसने नाम दिया है असिमिलेशन। क्या नाम दिया है? एसिमिलेशन, यानी होता है आत्मीकरण। समंजन या समायोजन को इसने नाम दिया है एकोमोडेशन। अच्छा, ये जो एकोमोडेशन होता है, ये होता है आपका समंजन या समायोजन। और इस साम्य धारण को इसने नाम दिया है इक्विलिब्रियम या
इक्विलिब्रियम, साम्य धारण। ये साम्यता आपने कहीं ना कहीं रसायनों में, कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसने पढ़ी होगी साम्य धारण। बाकी उसके अलावा लोगों ने साम्य धारण अपने आर्ट्स वार्ट्स वालों के तो काम का ही नहीं है। ये अनुकूलन होता है ना, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो इसने बताया है असिमिलेशन, एक एकोमोडेशन और एक इक्विलिब्रियम। देखिए इस असिमिलेशन को हिंदी में अगला समंजन भी लिख देगा, समायोजन भी लिख देगा और साम्य धारण भी लिख देगा। एकोमोडेशन को आत्मीकरण भी लिख देगा, अनुकूलन भी लिख देगा, समंजन, साम्य धारण कुछ भी लिख देगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हिंदी का वर्जन किसी भी रूप से इसका हिंदी अनुवाद किया जा सकता है। अपने को अंग्रेजी में ध्यान रखना है कि वो असिमिलेशन पूछ रहा है, एकोमोडेशन पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। ये 3 तरीके हैं। ये क्या है? 3 तरीके हैं जिसके तहत बालक वातावरण से प्राप्त सूचना को अपने मस्तिष्क में लेता है, ग्रहण करता है, ढालता है। 3 तरीके। पहला तरीका यह है कि बालक अपने मस्तिष्क में जो भी सूचना आ रही है ना, उस सूचना को स्वीकार करता है, उसी रूप में स्वीकार करता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार करता है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर सीधा का सीधा उसको प्राप्त कर लेना। पूर्व अनुभवों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है। वो पूर्व अनुभव है, उसी प्रकार से उसको क्या कर लेता है? वो ग्रहण कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं? असिमिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब इसमें पूर्व अनुभवों में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती और पूर्व अनुभवों के साथ मिलाते हुए जैसे का जैसे उसको स्वीकार कर लेता है। इसका मतलब ये तो मैं एक तरह से कह सकता हूं कि असिमिलेशन तो वो होता है कि आपके वातावरण में कोई भी सूचना है वो मस्तिष्क तक पहुंचती है, मस्तिष्क में स्कीमा में एक नए स्कीम्स को सम्मिलित करना होता है। स्कीमा में उसने क्या कर लिया है? एक नए पैटर्न को उसने क्या कर लिया? सम्मिलित कर लिया है। भाई जो आया उसको पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर वैसे का वैसे ग्रहण कर लिया। लेकिन यहां पर जो है ना एकोमोडेशन में वो पूर्व विचारों को चेंज कर देता है और नए अनुभवों को सम्मिलित करता है। क्या करता है? नए अनुभवों को सम्मिलित करता है। वहां पर पूर्व अनुभवों के आधार पर करता है संतुलन, यहां पर कैसे करता है? नए विचारों के आधार पर। और यहां पर दोनों के मध्य साम्यता बिठाता है। क्या बिठाता है? साम्यता। पूर्व अनुभव और नए विचारों के आधार पर एक नए पैटर्न को जन्म देता है जिसमें कुछ गुण पूर्व अनुभव के भी है और कुछ गुण नए अनुभव के भी। जैसे मान लो एक बालक ने एक बिल्ली देखी। क्या देखी? बिल्ली। तो मान लो बालक ने कुत्ता देखा है, कुत्ता अच्छा होता है बिल्ली से, कुत्ते के लक्षण ज्यादा ठीक होते हैं। अच्छा, बालक ने कुत्ता देखा, वो बालक कुत्ते को जानता है, उसके घर में एक कुत्ता है, वो जानता है कि इसके 4 पांव है, 2 कान है, 1 मुंह है और इस प्रकार से ये चारों पांवों से चलता है। उसने केवल उसकी संरचना को अपने मस्तिष्क में बिठा रखा है ना, अपने मस्तिष्क में बिठा रखा है कि नहीं बिठा रखा है? यदि मान लो एक दिन उसके सामने बिल्ली आ जाए तो वो उस बिल्ली को केवल कुत्ता समझेगा, पूर्व अनुभवों में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करता है। वो सिर्फ ये देखता है कि इसके भी 4 पांव है, इसका भी 1 मुंह है और इसके भी 2 कान है, तो वो उसको क्या समझ लेगा? कुत्ता समझ लेगा। बिल्ली को देखकर बालक का कुत्ता समझना किसका उदाहरण है? आत्मीकरण का, असिमिलेशन का है। उसने कोई संशोधन नहीं किया, कोई संशोधन नहीं किया। फिर आप घर वालों ने बताया, वो जोर से उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, घर वाले वो कह रहा है कि देखो कुत्ता आया, कुत्ता आया। घर वाले कह रहे कुत्ता तो ये बेटा है, बोले देखो वो कुत्ता आया, कुत्ता आया। इसका मतलब है कि वो केवल असिमिलेशन कर रहा है। घर वाले उसके साथ जाते हैं और जाकर उसको कहते हैं कि बेटा ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। क्या है? बिल्ली। अच्छा ये बिल्ली है, इसका मतलब बिल्ली का थोड़ा कलर ऐसा होता है और इसके ये 4 पांव होते हैं और इसके पूंछ होती है, इसके कान थोड़े छोटे होते हैं, इसके दांत भी थोड़े छोटे होते हैं, मुंह भी थोड़ा छोटा होता है। उसने उसको बिल्ली मान लिया। क्या माना है उसने? बिल्ली मान लिया। ये क्या होता है? नया अनुभव। इसका मतलब है अपने मस्तिष्क में एक सेपरेट विचार उसने ले लिया है। पहले वाला विचार लिया था वो तो किसके आधार पर लिया था? पूर्व अनुभव। और नया वाला विचार लिया है वो नया अनुभव हो गया। मुझे बताओ दोनों में किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं हुई है ना?
अब वो देखता है कि एक दिन वो कुत्ता वहां बैठा है, एक दिन बिल्ली भी आती है, कुत्ता उसके पीछे दौड़ता है और बिल्ली दौड़ के पेड़ पर चढ़ जाती है। फिर उसके दिमाग में आता है, अरे यार, इन दोनों में तो समानता भी है और इन दोनों में चेंजेस भी है। फिर वो कहता है कि कुत्ता और बिल्ली में अंतर यह है कि कुत्ता पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है और बिल्ली पेड़ पर चढ़ सकती है। कुत्ता दूसरी तरीके से बोलता है, बिल्ली दूसरी तरीके से बोलते हैं, और इनमें यह समानता है। ये दोनों ही चार पांव वाले होते हैं, दोनों ही दो कान वाले होते हैं, दोनों ही नॉनवेज खाने वाले होते हैं। उसने उसकी सारी विशेषताओं के मध्य क्या कर लिया है? बैलेंस, तुलना कर लिया है। मुझे एक बात बताओ, ये बालक का अनुकूलन करने का सबसे अच्छा स्टेप है कि नहीं है भाई? इसमें तो वो सीधा सीधा क्या कर रहा है? पूर्व अनुभव। इसमें क्या कर रहा है? नया अनुभव। और इसमें क्या कर रहा है? दोनों के मध्य तुलना कर रहा है। एक बालक सेब को जानता है। किसको जानता है? उसके घर में सेब आती है, जैसे एप्पल, जैसे ये एप्पल आई, एप्पल को उसको पता है एप्पल खाने वाली होती है, लाल कलर की होती है, उसने पूर्व अनुभव ले रखा है। एक दिन आपने उसके नजदीक से टेनिस की बॉल फेंक दी, टेनिस का बॉल फेंका, बालक ने उठाया और सीधा खा गया। इसका मतलब बालक क्या कर रहा है? आत्मीकरण, असिमिलेशन, पूर्व अनुभव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। फिर घर वालों ने उसको कहा कि बेटा ये बॉल है। उसके दिमाग में भी आया होगा कि यार ये बॉल है, इसका मतलब ये बॉल, अच्छा ये टेनिस की बॉल है, ये लाल कलर की है, ये ऐसे। अब उसने उसको नए अनुभव को बिठा लिया है, अपने मस्तिष्क में नए अनुभव ले लिए। लेकिन वो यदि इन दोनों के बीच में तुलना करने लग जाए कि ये सेब है, ये खाने के काम आती है, ये बॉल है, ये खेलने के काम, दोनों की बनावट समान होती है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, यदि वो दोनों के मध्य समायोजन कर लेता है तो निश्चित रूप से वो क्या बन जाती है? साम्य धारण बन जाता है। तो अनुकूलन कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। अच्छा, इसमें उदाहरण ऐसे पूछा जाता है कि एक बालक ने, देखो, एक सकारात्मक और नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण वाले को यहां वहां से उठाया गया है, जीन पियाजे से उठाया गया है। एक बालक को माउस, उसका, आपको पता है किसका बहुवचन पूछा था? क्या होता है? हाउस का क्या होता है? हाउसेज होता है। बालक ने सीख रखा है कि हाउस का क्या होता है? हाउसेज। और उसके बाद वो माउस का क्या कर रहा है? माउसेज। इसका मतलब क्या है? आत्मीकरण, असिमिलेशन है कि नहीं है? और यदि वो माउस का अलग सीख रहा है और उसके बाद हाउस का अलग सीख रहा है तो क्या होगा? एकोमोडेशन। और यदि वो उन दोनों में अंतर भी स्थापित कर रहा है ना, दोनों में बैलेंस कर रहा है ना, तो क्या बन जाएगा? साम्य धारण बन जाएगा। ध्यान रह जाएगा। तो थोड़ा सा ये विशेष ही ध्यान रखना है कि जैसे का जैसे आए ना, वैसे का वैसे पूर्व के आधार पर ही उसको ग्रहण कर रहा है ना, तो आत्मीकरण है। क्योंकि उसके दिमाग में आत्मा में वही बैठा हुआ है पहले वाला, उसको लग रहा है ये वही है। इसका मतलब है ये उद्दीपक सामान्यीकरण है। ये क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण। और ये उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण है कि नहीं है? उद्दीपकों के मध्य वो क्या नहीं कर पाता है? अंतर नहीं कर पाता है। और यहां पर वो क्या कर लेता है? अच्छा, अंतर करना सीधा सीधा कहां चला जाएगा? साम्य धारण। लेकिन यदि वो नई चीज को सीख रहा है ना, अपने स्कीमा में किसी नए पैटर्न को शामिल कर रहा है ना, जिसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर नहीं है, नए ज्ञान के आधार पर उसे ले रहा है, तो वो क्या बन जाएगा आपका? थोड़ा सा प्रयास करना, मस्तिष्क में क्या पता बैठा हो तो। क्या आपके मस्तिष्क में साम्य धारण हो गया क्या? चलो, नींद आ रही होगी, लिख लो। जैसे स्कीमा लिखा है ना, वैसे ही लिखो अनुकूलन। लिखो अनुकूलन। अनुकूलन को इसने नाम दिया एडेप्टेशन। अनुकूलन को क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। अनुकूलन को क्या नाम दिया इसने? अडेप्टेशन। लिखो, बालक द्वारा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए बालक द्वारा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए अपने मस्तिष्क में नए अनुभवों को
अपने मस्तिष्क में नए अनुभवों को समायोजित करना, अपने मस्तिष्क में नए अनुभवों को समायोजित करना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन कहलाता है। इस अनुकूलन के निम्न रूप होते हैं। इस अनुकूलन के निम्न रूप होते हैं। इस अनुकूलन के निम्न रूप होते हैं। नंबर 1 लिखो, आत्मीकरण। आत्मीकरण, नंबर 1 लिखना है आत्मीकरण। लिख लिया बेटा? इसकी अंग्रेजी लिखो, बिना कहे लिखो। असिमिलेशन लिखो। इसमें नए विचारों को पूर्व ज्ञान के आधार पर इसमें नए विचारों को पूर्व ज्ञान के आधार पर स्कीमा में सम्मिलित किया जाता है। स्कीमा में सम्मिलित किया जाता है। जैसे बालक द्वारा बिल्ली को कुत्ता समझना। बालक द्वारा बिल्ली को कुत्ता समझना। बिल्ली को कुत्ता समझना। ये हो सकता है एग्जामिनर पहले ये कहे कि बालक के घर में बिल्ली थी और फिर कुत्ता आया है। ये तो हमारे उदाहरण के अनुसार लिखा है हमने। ये हमेशा फिक्स नहीं होगा। आप कहीं मानोगे कि बिल्ली को कुत्ता समझ रहा है, बिल्ली को कुत्ता, उदाहरण चेंज भी हो सकता है। ये तो हमने समझने के हिसाब से किया था। अगला लिखो, समंजन या समायोजन। समंजन या समायोजन। देखो इसमें पूर्व अनुभवों में पूर्णतः परिवर्तन करते हुए इसमें पूर्व अनुभवों में पूर्णतः परिवर्तन करते हुए नए ज्ञान को बालक द्वारा अपने स्कीमा में सम्मिलित किया जाता है।
अपने स्कीमा में सम्मिलित किया जाता है। अपने स्कीमा में सम्मिलित किया जाता है। बताओ, पूर्व ज्ञान में पूरा परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया? भाई पूरा ही परिवर्तन है, जब चीज ही उसको नहीं मिल गई है तो उसमें पूर्णतः परिवर्तन कर देता है और नए ज्ञान को सम्मिलित कर लेता है। फिर तीसरा लिखो, साम्य धारण। कोई उदाहरण नहीं है, कोई उदाहरण है ही नहीं मेरे पास। उदाहरण ऐसे नहीं बनाऊंगा यार, आप तो साम्य धारण लिख लो। साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम, हर चीज का उदाहरण इस दुनिया में हो ये जरूरी नहीं है, हैं? हाँ तू बना ले कुलदीप, है ना? बना ले, चित्र भी बना लेना उसका, उदाहरण का। साम्य धारण, क्यों क्यों, ये जी नहीं है, क्यों है? हो गया, लिखो इसमें। इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत बालक पूर्व एवं पूर्व अनुभवों, इसके तहत बालक पूर्व अनुभवों, पूर्व अनुभवों एवं नए ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है। दोनों की तुलना के आधार पर, दोनों की तुलना के आधार पर तुलना के आधार पर अपने स्कीमा में, अपने स्कीमा में नए अनुभव सम्मिलित करता है। स्कीमा में नए अनुभव सम्मिलित करता है। देखो पहली स्थिति में तो वो केवल बिल्ली को कुत्ता समझ रहे हैं, इतना ही काम कर रहे हैं। दूसरे में वो बिल्ली को अलग देख रहा है, कुत्ते को कुत्ता समझ रहा है, बिल्ली को बिल्ली समझ रहा है। तीसरे में वो बिल्ली और कुत्ते के मध्य क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। यहां पर वो तुलना करेगा, ये थोड़ा सा मस्तिष्क का सबसे उच्च स्तरीय काम होता है। ऐसा अनुकूलन सबसे उच्च स्तरीय होता है जब बालक दोनों के मध्य तुलना कर ले, तुलना करना सीख जाए। और ये कब सीखता है? जब उस बालक में रिवर्सिबिलिटी पाई जाती हो, उत्क्रमणशीलता पाई जाती हो। अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं उत्क्रमणशीलता की। वो जब पाई जाएगी तब बालक क्या सीख जाएगा? ये साम्य धारण करना सीख जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सवाल ही पूछूं? सवाल ही पूछूं? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अरे आवाज नहीं रही। अच्छा मेरा सवाल ये, पहले फेंकना नहीं है। पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञान विकास, फेंकना नहीं है ना। पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञान विकास शुरू होता है।
ये जन्म पूर्व का मतलब गर्भावस्था है, गर्भ धारण है। पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञान विकास शुरू होता है। ये सवाल है, पूछा गया। अच्छा, एक ऑप्शन यार ये सही नहीं दिया यार मैंने। सोच लो आराम से। पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञान विकास शुरू होता है। तैयार है? वेरी गुड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, 4-5 लोग। ऑप्शन बी जन्म पूर्व, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी, बहुत गजब, वाह। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग? अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। या तो मैं ये पहली बार लिखवा देता तो मुझे लगता है कि आपको आता नहीं। अब फिर मैंने सोचा यार पूरा पढ़ा के फिर ये सवाल पूछूंगा, तब आपको आप दिमाग लगा लोगे। अब लग रहा है कि दिमाग कम लगा रहे हो, नींद ज्यादा ले रहे हो। कैसे? नहीं तो उत्तर कैसे बताऊं? आप बताओ मुझे उत्तर इसका। क्या बता दिया? बालक, मुझे एक बात बताओ, बालक संज्ञान का निर्माण पियाजे के अनुसार कैसे करता है? वातावरण के साथ अंतःक्रिया। और वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया कब करने लगता है? हैं? तो बाल्यावस्था तक कहां रहता है वो? वातावरण में नहीं रहता है क्या? अच्छा, गर्भावस्था में ही वातावरण पहुंचा दोगे क्या उसको? तो बालक जिस दिन जन्मता है उस दिन से वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। और किसका विकास करता है? संज्ञान का विकास करता है। क्या सही हो जाएगा भाई? इस सवाल में क्या था? सवाल में सिर्फ इतना सा ही तो पूछा ना कि बालक संज्ञान का विकास कब करना शुरू करता है। तो बालक जन्म से कर देता है। बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा उसी दिन से शुरू कर देगा। और वातावरण के साथ जैसे ही अंतःक्रिया की उसने क्या शुरू कर दिया? संज्ञान विकास। कईयों को लगा बाल्यावस्था मतलब कहां रखा आपने बालक को तब तक? मूर्खों है। अच्छा रुको, दूसरा सवाल पूछता हूं, सुनिए। दूसरा सवाल पूछता हूं। पियाजे के अनुसार बालक विकास शुरू करता है। सोचना है, फेंकना नहीं है। पियाजे के अनुसार बालक में विकास शुरू होता है, फेंकना नहीं है। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, बहुत अच्छा। अब समझ गए ना तो तुम लोग? मुझे बताओ, डेवलपमेंट, बालक का विकास कब से शुरू होता है? गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। लेकिन संज्ञान का विकास कब शुरू होता है? जन्म से, जब वो वातावरण के संपर्क में आएगा। बालक का विकास, डेवलपमेंट तो कब शुरू हो जाएगा? गर्भावस्था में ही। और बालक संज्ञान का विकास कब करेगा? लिखो नीचे, मूर्खों। अलग से लाइन में लिखो। लिखो, बालक का विकास शुरू होता है, बालक का विकास शुरू होता है बालक का विकास शुरू होता है। आगे डेस लगा के लिखो, कब से होता है? लिखो, गर्भ धारण से या गर्भावस्था से, एक ही बात है। और दूसरी लाइन क्या लिखोगे? बालक का संज्ञान विकास शुरू होता है, बालक का संज्ञान विकास शुरू होता है। बालक का संज्ञान विकास शुरू होता है। कब से होता है? लिखो, जन्म से।
हो गया। कईयों को तो ये लगा यार ये ठीक है, तार्किक और अमूर्त चिंतन के साथ शुरू होता है। पियाजे भी इतना बड़ा आदमी है तो कुछ ढंग की बात बताएगा। हाँ, यदि ये मैं पहले ही दे देता ना तो 99% यही आते। बाल्यावस्था तो फिक्स होता। क्या करूं मैं आपका। अच्छा अब बताओ, पियाजे तो केवल संज्ञान विकास की बात करेगा ना। हाँ, क्या? जन्म से ही। संज्ञान पूरा कब होगा? तीन तीन। संज्ञान का मतलब ही क्या है? संप्रत्यय बनाना। यह नहीं है कि उसने बहुत कठिन संप्रत्यय बना लिया कि भारत का भूगोल क्या है, लेकिन संप्रत्यय तो बना रहा है ना किसी भी चीज का। तो बिना संप्रत्यय के संज्ञान पूरा ही नहीं होता है भाई। एक भी यदि स्कीम्स वो अपने मस्तिष्क में ले रहा है ना, तो उस स्कीम्स में वो तीनों बातें हैं। संवेदना के बाद प्रत्यक्षीकरण हुआ है, उसके बाद में संप्रत्यय हुआ है, और फिर उसको हमने संज्ञान बताया है। और संज्ञान से वो स्कीम्स अपने मस्तिष्क में ले रहा है, पैटर्न ले रहा है? हाँ, पुराना ज्ञान कहां से आएगा? आ जाएगा उसमें यार। यार तेरा सवाल तो पूछना बिल्कुल जायज है, सवाल तो पूछना जायज है, लेकिन आ जाएगा यार। आ जाएगा है। वो ना बालक इतना समझदार होता है कि वो पहला जो संज्ञान लेता है ना अपने मस्तिष्क में, पहला स्कीम्स, उसमें पुराने ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती है उसे, सीधा ही ले लेता है वो। अब बताओ, जब पहला ले लिया तो उसके बाद वो पूर्व ज्ञान बन गया कि नहीं बन गया? पहले में उसको पूर्व ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती है। संज्ञान में पूर्व ज्ञान, लेकिन वो पहले में नहीं लेता है, बना देगा। इसीलिए तो बालक बहुत मुश्किल से समझता है ना, इसीलिए तो बड़ा जल्दी समझ जाता है। जितने ज्यादा अनुभव होंगे उतना जल्दी समझ जाएगा। और इसीलिए तो बालक को समझ में आती नहीं है ना बातें, क्योंकि उसके पास पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अब यार ये जो अपना हिलोरा उठा है ना, ये एग्जामिनर के नहीं उठता है। क्या मतलब? उससे पहले वो कुछ करता ही नहीं है। वो तो भाई भाई तो बात कर रहा है, वो पहले वाले 1-2 मिनट की जब घूंटी देते हैं ना उसको, उस टाइम की बात कर रहा है। कि बालक को जब अच्छा वो घूंटी देते हैं ना, वही पूर्व ज्ञान है उसके लिए। ठीक है? घूंटी देना जानते हो कि तुम? गुटकी, गुटकी देते हैं। क्या आपको ऐसा कोई सौभाग्य प्राप्त हुआ है क्या? हुआ है ऐसा सौभाग्य प्राप्त? सुरजीत तू तो तनी बांध के आया होगा अभी, है? आपको हुआ है? हाँ, तो बच्चे का भविष्य तो खतरे में ही है, लेकिन चलो। अरे सुनो इधर, अरे रहने दो, मैंने तो गलती से पूछ लिया, गलती से पूछ लिया, घूंटी वापस लेता हूं मैं। पियाजे बालक में संज्ञान का विकास करवा रहा है ना। यह कहता है कि बालक में, अब सुनिए पियाजे क्या कहता है ना। अब ये आपकी बातों का जवाब पियाजे देगा, क्योंकि यही कर रहा है। ज्यादा बकवास इसने की थी। बालक में संज्ञान का विकास यही कहता है जन्म से शुरू होता है। यही क्या कहता है? जन्म से शुरू होता है। अच्छा, इसने संज्ञान का विकास जो बालक में करवाया ना, वो कितनी अवस्थाओं में करवाया है? कितनी अवस्थाओं में? 4। उसने बालक के संज्ञान निर्माण की 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं। एक बार तो लिखो, देखो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञान विकास की, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञान विकास की, बालक के संज्ञान विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। ये जो आपने एक सवाल पूछा है ना मुझे,
कि पहले दिन वो पूर्व अनुभव कहां से लेता है। ये इस बात को दर्शाता है कि आपको चीजें समझ में तो आ रही है। सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, कि आपको चीजें समझ में तो आ रही है, मतलब आप समझ तो पा रहे हैं कि संज्ञान क्या होता है। नहीं, कई बार तो ये होता है कि बच्चों को पता ही नहीं लगता है, संज्ञान संज्ञान करके निकल जाते हैं। उनको लगता है संज्ञान क्या है। भाई जिस व्यक्ति ने, जिस बालक ने ये सवाल किया है ना कि यार पहले दिन वो पूर्व ज्ञान कहां से आता है, इसका मतलब वो समझ रहा है कि पूर्व ज्ञान क्या होता है, इसका मतलब संज्ञान क्या होता है। सबके तो दिमाग में नहीं आया होगा, है? संवेदी गामक अवस्था लिखो तो दिमाग में आया तो नंबर 1 लिखो। संवेदी गामक अवस्था क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी आप बता सकते हैं क्या, ड्यूरेशन बता सकते हैं? 0 से, वेरी गुड, 2 वर्ष लिख लो। 0 से 2 वर्ष। 0 मतलब जन्म है ना। हाँ, दूसरी अवस्था का नाम क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लिख लो, देखिए फटाफट से, बिना आवाज के लिख लो और साथ के साथ याद कर लो। कहां से कहां तक है? 2 से लेकर, वेरी गुड, 7 वर्ष तक। हाँ, पूरी लिखनी है। 2 से 7 वर्ष, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपको पता हो तो इस अवस्था को इसने फिर 2 भागों में बांटा है ना, बांटा है? बताओ तो, एक का क्या नाम है? पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि। अवस्था नहीं है ना, पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि। और दूसरी का नाम क्या है? अंतर्दर्शी अवधि। अच्छा, ये पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि जो होती है वो होती है 2 से लेकर 4 वर्ष तक, और अंतर्दर्शी होती है वो होती है 4 से 7 वर्ष तक। पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। और अंतर्दर्शी को क्या बोलते हैं? इंट्यूटिव पीरियड। ये बता सकते हैं कि तीसरी अवस्था का नाम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक है? 7 से 12 वर्ष तक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और एक अवस्था कौन सी रह जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक
अवस्था, ये कहां से कहां तक होती है? 12 वर्ष से ऊपर। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। है सेंड नहीं हो रही है ना? बताओ मेरे से कैसे होती होगी आपकी आवाज सेंड? है नहीं, मधुर है तो भी कितनी देर करेगा आदमी? मधुरता भी एक दिन उबा देती है। हैं? हैं? सुनी नहीं? सिर दर्द और क्या करना चाहिए? हैं? खट खट के आवाज से? अब नहीं करवाएंगे, चलो दे बताओ तो पहली अवस्था कौन सी है? पहली कौन सी है? संवेदी गामक, या फिर इसको संवेदी पेशीय भी तो कहते हैं, एक ही बात है। संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, कहां से कहां तक है ये? दूसरी कौन सी है? 2 से, इसको कितने भागों में? एक कौन सी है? अवधि 2 से लेकर, दूसरा कौन सा है? कहां से कहां तक? तीसरी कौन सी है? 7 से, फिर चौथी कौन सी है? कितने से ऊपर है? ध्यान रखना, एक सवाल तो यहीं से आएगा, एक सवाल तो शोर शोर यहीं से आएगा। ये भी हो सकता है इसमें, ये मूर्त की जगह कोई दूसरा नाम ले दे, औपचारिक की जगह कोई दूसरा नाम दे दे, अंग्रेजी चेंज नहीं होगी इसकी, क्योंकि अंग्रेजी यही लिख के गया है वो। ठीक है, अब इसकी एक एक अवस्था को देखते हैं थोड़ा थोड़ा, जिसमें कुछ बातें सामने यदि आए तो अपने। तो सबसे पहली तो कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। ये किसकी आवाज आ रही है ऊपर? है कितनी देर चलेगा कि यार इन सब का सर दर्द होने लग गया। करवाना अरवाना कुछ नहीं होता है, आपको ये कहना है हाँ ठीक है बंद करवाता हूं, ये कहना होता है। हाँ सीखा नहीं अभी है? हाँ, कुछ भी बोल दो इनको। देखो एक एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है, यदि कुछ भी बोले ना, कुछ भी कहे कि मुझे थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर चाहिए, बोले हाँ सर अभी करवाता हूँ व्यवस्था, हाँ बस। हाँ। संवेदी गामक अवस्था कहां से कहां तक है? अब देखिए ये मैं समझाता हूं आपको। संवेदी गामक की 2-3 बातें ध्यान रखनी है आपको। एक तो ये ध्यान रखनी है कि जीन पियाजे कहता है, सुन लेना, जीन पियाजे कहता है कि बालक जब जन्म लेता है ना, उस समय वो किसी भी वातावरण की अंतःक्रिया, वातावरण के किसी भी ज्ञान के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। ज्ञान के प्रति क्या होता है? अनभिज्ञ। और जब बालक जन्म लेता है तो उसमें चिंतन करने की क्षमता भी
चिंतन भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि यदि उसमें चिंतन पाया जाएगा, चिंतन पाया जाएगा तो वो तुरंत प्रभाव से बहुत सारी चीजें सीख जाएगा। उसमें चिंतन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। और जब चिंतन करने की क्षमता नहीं होती है, इसका मतलब बालक, निश्चित सी बात है कि संवेदी द्वारा, मतलब संज्ञानात्मक अधिगम द्वारा चीजों को नहीं सीखेगा। कौन से अधिगम द्वारा सीखता है? गामक अधिगम द्वारा। कौन से अधिगम द्वारा? गामक। अपने लेवल का उसमें धीरे 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 चिंतन करना शुरू होता है। इसलिए इस अवस्था में बालक बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है, उस जन्म के तुरंत बाद वो क्या विकसित करता है? वो संज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। क्या करना? संज्ञान प्राप्त करना शुरू कर। इसलिए बालक इस अवस्था में, बालक ज्ञान की प्राप्ति कैसे करता है? तो आपके द्वारा बताए गए शब्दों से, आपके द्वारा दिए गए व्याख्यान से नहीं करता है। वो बालक अपने हाथ में आई किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को पकड़कर, उसको लुढ़काकर, उसको गिराकर, ज्यादा आवाज आ रही है तो ठीक है, उनको बोलो। हाँ उनको ये, हाँ ये बोलना कि धीरे धीरे करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो है। मतलब किसी किसी अंगारे के भीतर आग जमी हो ना, तो ये मत समझना कि उसके भीतर आग नहीं है, हैं? हाँ, सुनो ध्यान से। बालक जन्म के समय किसी भी ज्ञान से क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। लेकिन जब वो जन्म लेता है, उसके बाद वो इस वातावरण की वस्तुओं के साथ अंतः क्रिया करके, वातावरण की वस्तु, उसके लिए माँ बाप, उसके लिए भाई बहन, जो भी है ना, जो उसके संपर्क में आ रहा है, वो सब उसके लिए वस्तु है। सजीव निर्जीव से उसे ज्यादा लेना देना नहीं होता है। वो उसके लिए क्या होती है? वस्तु। उस वस्तु को वो पकड़कर, उस वस्तु को हिलाकर, उस वस्तु को लुढ़काकर, उस वस्तु को मुंह में काट कर, चबाकर वो बालक ज्ञान की प्राप्ति कर रहा होता है। इसलिए वो बालक, अच्छा, सिगमंड फ्राइड ये कहता है कि वो वस्तु को मुंह में लेकर इसलिए काटता है ताकि उसका लैंगिक विकास हो जाए। जीन पियाजे कहता है कि वो वस्तु को मुंह में इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे पता लग जाए कि यह है क्या। वो उसके बारे में जानना चाहता है। क्या करना चाह रहा है? जानना चाहता है। इसका मतलब उन वस्तुओं के माध्यम से वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है। किसकी प्राप्ति करना चाहता है? ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है। फिर इस अवस्था में जो बालक होता है ना, इस अवस्था का बालक, उसमें एक विशेष प्रकार का भाव होता है जिसका नाम होता है वस्तु स्थायित्व। क्या होता है? वस्तु स्थायित्व। कौन सा भाव होता है? वस्तु स्थायित्व। वो इस वस्तु स्थायित्व का भाव उसमें प्रारंभ में तो नहीं होता है, लेकिन जब यह विकास की अवस्था संपूर्ण हो रही होती है, इसका मतलब 18 से लेकर 24 माह के बालक में वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब जब तक बालक 18 महीने का होता है, तब तक वो ये समझता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज तब तक है जब तक वो उसके पास है। उसके बाद उस वस्तु का अस्तित्व खत्म है। उसके बाद उस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए आपको पता है, यहां के बालक को जब भी मां अपनी गोद से उतार कर साइड में सुलाएगी, वो रोने लग जाएगा। वो इसलिए नहीं रोता है कि वो मां से प्रेम करता है, वो इसलिए रोता है कि उसको लगता है कि ये मां दूर चली गई, इसका मतलब खत्म हो गई। अब मेरे लिए ये मां नहीं, इसका मतलब अब ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं। इसीलिए उस बालक से कोई भी आप वस्तु छीनते हो ना, तो वो रोता है। जैसे ही उस वस्तु, कोई भी वस्तु उसके हाथ से लेते हो ना, वो रोता है। उस वस्तु का उसके लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो रोएगा। वो इसलिए रोता है, उसको लगता है कि ये वस्तु अब नहीं है, अब वापस नहीं आएगी। तो वस्तु स्थायित्व का भाव उसमें जब छोटा होता है ना, उस बालक में नहीं पाया जाता है। लेकिन 18 से 24 माह का बालक हो जाएगा ना,
तब उसमें ये वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आपको बालक से कोई कोई वस्तु लेनी है, मान लो 18 महीने से छोटा है, उसे कोई वस्तु लेनी है, तो निश्चित सी बात है आप छीनोगे तो लेोगे तो वो रोएगा। हम क्या करते हैं, उसका इलाज ढूंढते हैं। आपको बताओ, तो उसे छीनते हैं और वस्तु छीन के हम कहते हैं ये देख ये चिड़िया ले गई, ये यूं कर लेते हैं। वो बालक उधर देख रहा है, वो सोचता है तो ले गई, उसके सामने नहीं है ना, इसका मतलब वो वस्तु का कोई अस्तित्व है नहीं। आपने छुपा दी है ना, तो अब वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यदि वो बालक 18 से 24 माह का है और फिर आपने उसे कोई वस्तु छीन कर ये कहा कि ये देख ये चिड़िया ले गई, और फिर छुपा दी है, तो वो आपके चारों ओर घूमेगा, वो वहां आसपास में ढूंढने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसमें अब वो भाव उत्पन्न हो गया है कि वस्तु तो स्थायित्व है, दुनिया तो बहुत रंगीन है, खत्म नहीं हो रही है, दुनिया तो यहां से शुरू हो रही है। उसको तो अब लगता है कि दुनिया तो अब यहां से शुरू हो रही है, चीजें सब क्या है, स्थायी है, अस्थायी नहीं है। यदि 12 महीने तक का बालक होता है ना, 12 महीने तक का, 15 महीने तक का बालक, उस बालक से यदि उसकी माँ उससे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे यदि दूर चली जाएगी ना, 5 दिन भी दूर चली जाएगी ना, तो उस बालक अपनी माँ के लिए नहीं रोएगा, उसे कोई लेना देना नहीं, उसको लगता है अब नहीं है, वो इतना सोच ही नहीं पाता है। लेकिन यदि 18 माह के बाद का बालक है, तो फिर वो बीच बीच में याद करेगा, उसको पता है कि माँ गायब तो नहीं होने वाली है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वस्तु क्या है, स्थायी है, वस्तु क्या है, स्थायी है। समझ पा रहे हो? हाँ, बालक प्रतिवर्त क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना शुरू करता है। कौन सी क्रियाएं करता है? प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। मतलब कोई भी वस्तु हाथ में आ रही है, उसको पकड़ रहा है, लुढ़का रहा है, घुमा रहा है। छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को आप कुछ भी दोगे ना, तो वो उसको गिराएगा, पटकेगा। मोबाइल होगा तो मोबाइल को वो जान कर इधर से पटक रहा है, इधर से पटक रहा है। यदि उसको दूध का गिलास भी दे रहे हो तो उसको गिराएगा। अपने को लग रहा है बच्चा बदमाश हो गया, बदमाश नहीं हुआ, उसको पता नहीं है क्या, उसका ज्ञान चाहिए, उसको नॉलेज चाहिए। और उसका नॉलेज कैसे कर सकता है? वो कोशिश करता है कि इन गामक क्रियाओं के माध्यम से मुझे नॉलेज मिल जाए। ये उसकी गामक और पेशीय क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से उसको ज्ञान लेना है। ध्यान रखिएगा। एक बात मैं यही क्लियर कर देता हूं, इसकी ये जो संवेदी कामक अवस्था है ना, इसको पुनः 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 6 भागों। अपने नहीं बांटना है, अपने नहीं बांटना है। कितने दिन से कितने दिन तक लेकर कौन सी अवस्था होती है, उसमें क्या क्रियाएं करता है, वो तब बांटते हैं जब जीन पियाजे पर पीएचडी कर रहे होते हैं, या फिर जीन पियाजे अलग से सिलेबस में दिया जाता है। जैसे सीटेट में दिया जाता है जीन पियाजे का संज्ञान विकास। इसका मतलब अब आपको उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। या फिर यूपी टेट, सुपर टेट में ये सिलेबस अलग से दिया जाता है, तब आपको बांटना है। यदि कहीं भी आप पढ़ो ना इसको अपने नोट्सों में या गाइड में, तो वो 6 वाली जो अवस्थाएं है ना, उनमें उलझ कर नहीं रहना है, क्योंकि जीन पियाजे को अपने इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता है। लिखो तो, संवेदी कामक अवस्था लिखा है। संवेदी कामक अवस्था में लिखो 0 से 2 में लिखो, जन्म के समय बालक अनभिज्ञ होता है। जन्म के समय बालक अनभिज्ञ होता है। जन्म के समय बालक अनभिज्ञ होता है, लेकिन अनभिज्ञ होता है, लेकिन यहीं से उसका संज्ञान विकास शुरू हो जाता है। यहीं से उसका संज्ञान विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, बालक प्रतिवर्त क्रियाओं के माध्यम से, बालक प्रतिवर्त क्रियाओं के माध्यम से बालक प्रतिवर्त क्रियाओं के माध्यम से बालक प्रतिवर्त क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करना शुरू करता है। ज्ञान का निर्माण करना शुरू करता है, जिसके तहत, ये प्रतिवर्त क्रियाओं की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, जिसके तहत वह
जिसके तहत वह किसी भी वस्तु को पकड़कर जिसके तहत वह किसी भी वस्तु को पकड़कर लुढ़काकर गिराकर मुंह में लेकर काट कर निगलना। छोटा बालक होता है, उसको देते हैं ना, कोई भी वस्तु देते हैं और वो तुरंत प्रभाव से उसको निगलता है। आप समझते हैं कि बच्चा बदमाश है, बदमाश नहीं है, वो ज्ञान चाहता है, वो चाहता है कि वस्तु है क्या। निगल कर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। करने का प्रयास करता है। आपको पता है, छोटा सा बालक होता है, वो अपने हाथ पांव को फेंकता है ऐसे। हाथ पांव को फेंक रहा है ना, ये प्रतिवर्त क्रियाएं हैं। हल्की हल्की प्रतिवर्त क्रियाएं यहीं से शुरू होती है, जब प्रारंभ से होता है ना। जब बालक छोटा सा होता है तो अपने हाथ पांव को फेंकेगा, या फिर उसको आप कुछ कहेंगे तो वो मुंह की अलग प्रकार की आकृति बनाएगा, होठों के माध्यम से, चूषण गतिविधियों के माध्यम से, मतलब चूसने जैसी गतिविधियों के माध्यम से वो प्रत्युत्तर देगा, उत्तर देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस अवस्था के अंत तक बालक में वस्तु स्थायित्व है। इस अवस्था के अंत तक बालक में वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। हो गया। दूसरी अवस्था लिखो, दूसरी अवस्था कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक। दूसरी अवस्था लिखो, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक है? 2 से 7 वर्ष तक। इसे पुनः 2 से 7 वर्ष ना, इसे पुनः 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। इसे पुनः 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। इसे पुनः 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। पहली अवधि कौन सी होती है? पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि। लिखो नंबर 1 लगा के, 2 से लेकर 4 वर्ष तक पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि। पूर्व संप्रत्यात्मक अवधि। दो से लेकर 4 वर्ष तक। लिखो, इस अवधि में बालक में निम्न विशेषताएं पाई जाती है।
किस अवधि में बालक में निम्न विशेषताएं पाई जाती है? बालक में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। कौन सी विशेषताएं होती है? लिखो। अनुकरण। सबसे पहले लिखो अनुकरण। अनुकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इमिटेशन। वेरी गुड। ये तो पहले भी पढ़ा है ना आपने? अनुकरण। देखो, बालक में अनुकरण यहीं से शुरू माना जाता है। हो सकता है बालक अनुकरण पहले से ही करता होगा, लेकिन जीन पियाजे कह रहा है कि अनुकरण जो दिखाई दे रहा है ना बालक का, वो यहीं से दिखाई दे रहा है। जीन पियाजे सिद्धांति तो है ना, आखिर नियम थोड़ी है। जीन पियाजे कह रहा है कि बालक यहां से क्या करना शुरू करता है? अनुकरण शुरू करता है। अनुकरण के द्वारा सीखना शुरू करता है। अब तक तो वो खुद ही सीख रहा था संवेदी गामक के माध्यम से ही। अब तक तो केवल वो सेंसरी मोटर से खुद सीख रहा था, और अब वो क्या कर रहा है? अनुकरण शुरू करता है। अच्छा, अनुकरण कैसे करता है? या तो सुनकर या देखकर। अनुकरण दो ही तरीके से करता है ना भाई, या तो सुनकर करता है और या किन्हीं वस्तुओं को देखकर करता है। अनुकरण यहीं से शुरू होता है। लिख लो। इसमें बालक किसी वस्तु को देखकर, किसी वस्तु, यहां वस्तु में सब है, सजीव निर्जीव, किसी वस्तु को देखकर या सुनकर अनुकरण करने लग जाता है, या सुनकर अनुकरण करने लग जाता है। एक होता है प्रतिमूर्ति निर्माण, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन प्रतिमूर्ति निर्माण, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन मस्तिष्क में किसी वस्तु का चित्र बना लेता है, यही तो बात है। मस्तिष्क में वो क्या करने लग जाता है? प्रतिबिंब बनाने लग जाता है। इसका मतलब अपनी मस्तिष्क में वो प्रतिमा तैयार करने लग जाता है। एक तो ये भी है। दूसरा, एक इमेज फॉर्मेशन का रूप और भी होता है। दूसरा इमेज फॉर्मेशन का रूप ये होता है कि किसी एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरोपित करता है। वो किसी एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में वो आरोपित करने लग जाता है। जैसे आपको पता है, इस ये जो अवस्था है ना, 2 से लेकर 4 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में मान लीजिए 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, दोनों भाई है या दोनों बहन भाई है, कुछ भी है, तो दोनों में नाराजगी तो बहुत गजब की होती है। क्षणिक मित्रता है, मैं बताऊंगा ये क्या मित्रता है, कैसी दोस्ती है, कैसी दुश्मनी है। तो दोनों में मान लीजिए तुरंत चलते चलते लड़ाई हो गई। दोनों के खिलौने अपने अलग अलग थे, पहले तो एक साथ खेल रहे थे, फिर जैसे ही लड़ाई हुई तो उसने कहा मेरा तू दे देन, ये तेरा ले लेन, ये मेरा दे देन, ये मेरा नहीं तेरा, अलग अलग हो गए। उसके बाद अब मान लो एक बालक के पास ज्यादा खिलौने और एक के पास कम है, एक के पास ज्यादा है एक के पास कम है, तो वो ज्यादा वाला उस कम वाले को चिढ़ाएगा, वो कहेगा तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पास ही। बालक जो होशियार होगा ना वो भी चिढ़ा लेगा, चाहे उसके पास कम ही है, वो ये कहेगा ना अगले बालक को कि यार तेरे पास तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, मेरे पास ही है।
तो यदि वो चिढ़ाएगा तो दूसरा वाला कहेगा हाँ चल ठीक है, तो कोई बात नहीं, तू मुझे नहीं दे रहा ना, वह ठीक है, मैं तेरा भाई नहीं रहूंगा, मैं तेरा भाई नहीं रहूंगा, देखे तू किसको भाई रखता है, मैं तेरा भाई नहीं रहूंगा। तो फिर अब उसके पास कुसमायोजन हुआ है उसका, उसका कुसमायोजन, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि यार नहीं रहेगा जाएगा कहाँ, लेकिन उसको लगता है अब नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा, इसके ही हाथ में है ये तो तुरंत प्रभाव से वो जो देता नहीं, वो जो उसके पास में जिसका कुसमायोजन हुआ उसके पास में यदि मान लो कोई गुड़िया है, कोई गुड़िया या कोई खिलौना है, मान लीजिए कोई गाड़ी, कोई ट्रैक्टर, कुछ भी है ना, जैसे कोई गुड्डी है, कोई ये है, तो चल वो उसको साम अपने पास खड़ा करता है और कहता है कि चल कोई बात नहीं, आज से मेरा भाई ये है, मेरा भाई ये है। अब अगले को भी समझ में नहीं आ रहा है, अगले को समझ, तो अगला फिर कहेगा कि चल तो मेरा भी ये भाई है, फिर वो दूसरी चीज को कहेगा ये भी मेरा भाई, मेरे भाई ज्यादा है, फिर वो ऐसे करते 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 वो लड़ाई उनकी आगे बढ़ती जाएगी। ये जो अन्य वस्तु के गुण अन्य वस्तु में आरोपित कर रहा है ना, ये इमेज फॉर्मेशन है, प्रतिमूर्ति निर्माण है। ये क्या होता है? प्रतिमूर्ति निर्माण। ये प्रतिमूर्ति तुरंत तरीके से क्रिएट कर लेता है वो। ये लक्षण अभी प्रकट हुए हैं इस बालक में, आगे तो हमेशा ही रहेंगे, लेकिन अभी से शुरू हुए। कौन सी से? 2 से 4 वर्ष में। तो हाँ, वो इमेज फॉर्मेशन का रूप है। वो उसके लिए अलग अलग बातें बना रहा है कि नहीं बना रहा है? वो तो समायोजन ही तो कर रहा है ना, लेकिन उसके रूप तो अलग अलग सामने निकल कर आ रहे हैं, तो वो इमेज फॉर्मेशन है। हाँ लिखो, इसमें इसमें किसी एक वस्तु के गुण, इसमें किसी एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरोपित किए जाते हैं। एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरोपित किए जाते हैं। जैसे जैसे गुड्डे को अपना भाई समझना, जैसे गुड्डे को अपना भाई समझना। गुड्डे को अपना भाई समझना हो गया। अच्छा, एक गुण और पाया जाता है ना यहां, आत्म केंद्रितता, अहम केंद्रितता, आत्म केंद्रितता, आत्म या अहम केंद्रितता। इसे क्या बोलते हैं? ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म, आत्म केंद्रितता या अहम केंद्रितता। अच्छा, इसमें ना ये जो लक्षण इसमें शुरू हुआ है ना, या 2 से 4 में, यहां पर बालक क्या करता है कि दुनिया की कोई भी चीज है ना, उसका केंद्र अपने को मानता है। वो कहता है कि दुनिया इसलिए चल रही है क्योंकि मैं हूं, मतलब इतना अहमवादी हो जाता है वो, ईगो आ जाता है उसमें। वो केवल अपनी बातों को महत्व देता है, दूसरे की बातों को कोई महत्व नहीं दे। यहां पर बालक जिद्दी होता है, वो कहता है कि मैं जैसा सोच रहा हूं ना, मैं जैसा कर रहा हूं वो तो है सही, और बाकी जो लोग कर रहे हैं ना वो है गलत। ये दुनिया मेरे, उसको कुसमायोजन कब होता है? जब वो दुनिया उसके अनुसार नहीं चलती है। वो कहेगा मैं अभी खेल रहा हूं, मम्मा उसका हाथ पकड़ के घसीट के ले जाएगी, पहले स्नान कर। उसको लगेगा मम्मा गलत है, मैं सही हूं क्योंकि मैं खेल रहा था, उसको यही लगेगा। ये ईगोसेंट्रिज्म है। उस वो जो बालक होगा ना, उस बालक पूरी यदि आप पास में बैठे, मान लो 2-4 लोग बैठे हैं, बीच में आपके बालक बैठा है, 2 से 4 वर्ष के बीच का बालक है, तो आप उसकी बातें कीजिए, उसको ऐसा लगेगा ये बातें मेरी करनी चाहिए। आप उसकी बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर में आप उसको तो भूल जाते हैं, अपनी बातें में लग जाते हैं। वो कोई ना कोई ऐसा कारनामा रचेगा वहां कि आपका ध्यान उसकी ओर जाए, चाहे किसी वस्तु को उठा के पटके,
चाहे कोई भी व्यवस्था करें, ऐसी ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि तुरंत प्रभाव से आप वापस किस पर चले जाएं, उस बालक पर चले जाएं, ताकि उसको लगे कि नहीं मेरी बातें की जा रही है। और ज्यादा नहीं तो कुछ बालक तो इतने निसलडे भी होते हैं इस आयु के, यदि आप उसकी बात नहीं कर रहे हो, उसकी बात नहीं सुन रहे, तो वो कहेगा देखो देखो मैंने क्या बनाया, देखो मैंने क्या बनाया, ये क्या है। हम निसलडे हो जाते हैं, देखते नहीं, तो वो नजदीक आता है, आके ना हमें पकड़ के यूं करता है, देखो मैंने क्या बनाया। वो ईगो सेंट्रिज्म है उसका, वो कहता है कि मैं ही हूं इस दुनिया में, सब कुछ जो हूं ना मैं ही हूं, ये ईगो सेंट्रिज्म है उसका। क्या है? अच्छा, इस अवस्था का जो बालक होता है ना, इस अवस्था का बालक ईगो सेंट्रिज्म यहां भी तो पाया जाता है। जैसे इस अवस्था का बालक, कोई उसके साथ में कोई दूसरा कोई बालक है और आराम से दिन में, आजकल शीतकालीन अवकाश हो रखा है, मस्ती से घूमते फिर रहे, तो वो बालक दूसरे वाले बालक को कहता है, ए अदरा देख देख मैं क्या दिखाऊं तुझे। बोले क्या दिखाएगा? बोले दिखाऊं, देख ये सूर्य है ना, ये सूर्य, हाँ ये सूर्य, इसको इसको मैं चलाऊं क्या? बोले चला, ये देख ये देख ये चल रहा है। इसको रोकूं क्या? हाँ देख ये रुक गया। इसको वापस चलाऊंगा पीछे, ये देख ये चल रहा है। मतलब उसको लगता है कि मैं चल रहा हूं ना तो सूर्य चल रहा है, यदि मैं रुक जाता हूं ना तो सूर्य रुक जाता है। अब आप सोच के देख ले वो बालक यहाँ कितना अहमवादी होता है, कितना इगोइस्ट हो जाता है। इसलिए वो बालक जिद्दी बनता है, इसलिए वो बालक आपकी बात को नहीं मानता है। लिखो, हमने भी किया ना, सूर्य को चलाया है ना, वो अलग बात है। ये थोड़ा सा मामला दूसरी जगह का लेगा, स्विट्जरलैंड का, और वहां के बच्चे रह गए। हम क्या है कि सूर्य को चलाते तो है, लेकिन 8-10 साल में जाकर चलाते हैं। हमें जो ईगो सेंट्रिज्म आता है ना, वो लेट आता है। लिखो, इस अवधारणा के तहत बालक सभी वस्तुओं का केंद्र, इस अवधारणा के तहत बालक सभी वस्तुओं का केंद्र स्वयं को समझता है। बालक सभी वस्तुओं का केंद्र स्वयं को समझता है, तथा केवल अपनी ही बातों को महत्व देता है, तथा केवल अपनी ही बातों को महत्व देता है। केवल अपनी ही बातों को महत्व देता है। जैसे सूर्य के साथ चलना, जैसे सूर्य के साथ चलना। एक और विशेषता पाई जाती है जीववाद, एनिमिज्म, जीववाद, एनिमिज्म। इसमें क्या करता है? इसमें है ना, बालक दुनिया की कोई भी वस्तु है ना, सबको सजीव समझता है। 2 से 4 साल का बालक होगा ना, कोई भी वस्तु होगी ना दुनिया की, उसको क्या समझेगा? सजीव समझेगा। किसी भी प्रकार की वस्तु उसको क्या समझ रहा है? सजीव। जैसे मान लो बालक यदि टीवी देख रहा होता है और उस टीवी में कई बार ट्रेन दिखाई जाती है, जिस ट्रेन को ड्रोन से दिखाया जाए, वो ट्रेन यूं यूं चलती है ना, वो कहता है कि देखो सांप चल रहा है। वो क्या कहेगा? सांप चल रहा है। यदि मान लो जोर जोर से हवा आ रही है ना, जोर जोर से, और पेड़ यूं यूं लहरा रहे हैं, तो वो कहता है कि देखो ये लीलन सिंगारे पर डांस कर रहा है ये पेड़। उसको लगेगा ये पेड़ डांस कर रहा है। बालक होना चाहिए ना, अपने जैसा व्यक्ति तो क्या करेगा? जीववाद, जीववाद की बात कर रहा हूं ना। फिर या फिर क्या हो गया? अरे मतलब अपने बालकों की बात नहीं है, स्विट्जरलैंड वाले बालक, स्विट्जरलैंड वाले बालक तो ये भी करते हैं। जैसे बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे हैं तो वो कहेंगे देखो पक्षी गीत गा रहे हैं। क्या कहेंगे? पक्षी। अपने वाले बालकों की इतनी बातें दिमाग में नहीं आती है। क्या कर, हाँ ये जरूर आती है अपने वालों की, वो भी जीववाद ही है। जैसे मान लो बालक चल रहा है और चलते 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 बालक धड़ाम
गिर गया, गिर तो जाता है चलता चलता, क्योंकि वो अपनी मस्ती में ही चल रहा है, उतना उसके पास कौशल नहीं होता है चलने का, तो वो गिर गया, गिरते ही वो रोएगा, रोएगा तो हम क्या कहते हैं, कीड़ी मर गई, ये कहते हैं। अच्छा, उससे भी बालक चुप नहीं रहता है, कीड़िया मर गई, क्योंकि वो समझता नहीं है, संज्ञान उसके पास अमूर्त चिंतन थोड़ी है, कीड़ी क्या होती है, वो कीड़ी को लाएगा दिमाग में, कहेगा पूर्व अनुभव, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसे जाकर हम लोग कहते हैं कि अच्छा बेटा तू गिर गया, किसने गिराया तुझे, तुझे इस कुर्सी ने गिराया है ना, ये ले। अब बालक चुप, उसको लगेगा हाँ अब ठीक है, कुर्सी को मार दिया गया। हम जाकर कहते हैं तुझे इस आंगन ने गिराया है, ये ले, ये ले आंगन, बालक चुप। अच्छा तुझे इस टेबल ने गिराया, ये ले टेबल। ये जीववाद है, ये क्या है, जीववाद। वो क्या समझ रहा होता है, उसे सजीव समझ रहा होता है, किसी भी वस्तु को यहां पर क्या समझता है, सजीव। लिखो, इसमें बालक, इसमें बालक, गणेश तू जीवन में गिराएगा ही कि उठाएगा भी, इसमें बालक प्रकृति की सभी वस्तुओं को, इसमें बालक प्रकृति की सभी वस्तुओं को सजीव समझता है, इसमें बालक प्रकृति की सभी वस्तुओं को सजीव समझता है, सजीव समझता है, तथा उनमें मनुष्यों के गुण आरोपित करता है, तथा उनमें मनुष्यों के गुण आरोपित करता है, मनुष्यों के गुण आरोपित करता है। जैसे चलती हुई ट्रेन को सांप समझना, चलती हुई ट्रेन को सांप समझना, एक उदाहरण और लिख लो ना, हिलते हुए पेड़ों को नृत्य करना समझना, नृत्य करता हुआ समझना, हिलते हुए पेड़ों को नृत्य करता हुआ समझना। अपने वाले बालकों में तो 8-10 साल तक जीववाद होता है, एक्सपर्ट है, मुझे तो ऐसा लगा नहीं। 8 साल, हाँ, रस्सी को सांप समझना, ये सारे इसी के उदाहरण है ना। नेक्स्ट लिखो, दूसरी अवधि का नाम तो लिख जाओ रे यार, दूसरी अवधि कौन सी है, अंतर्दर्शी अवधि। कहां से कहां तक होती है, 4 से 7 वर्ष। लिखो, अंतर्दर्शी अवधि लिखो। इसमें बालक सहज क्रियाएं करने लग जाता है, इसमें बालक सहज क्रियाएं करने लग जाता है, जैसे वर्णमाला बोलना, वर्णमाला बोलना, गिनती गिनना, दाने दाने में है केसर का दम, गिनती गिनना, गुणा भाग जोड़ बाकी, गुणा भाग जोड़ बाकी जैसी सरल संक्रियाएं करना,
जैसी सरल संक्रियाएं करना, घर के छोटे मोटे कार्यों में सहयोग करना, घर के छोटे मोटे कार्यों में सहयोग करना। नेक्स्ट लिखो, इस अवधि में नहीं, वीडियो तो बनाया ही हमने, तो फिर देख क्या ले। अब सुनो, बाहर जाओ तो आईडी कार्ड साथ लेके जाना है, वरना वापस प्रवेश नहीं दिया जाएगा।